Welcome to the session number 2 of our chapter The Last Lesson. हमने फर्स्ट सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड पूरी एक्सप्लेनेशन को कवर किया था. अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं. इस सेशन नंबर 2 में हम चैप्टर से रिलेटेड सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि उन्हें कैसे आंसर किया जाना चाहिए और किस तरह से मार्क्स हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. So let's get started. जो पहला क्वेश्चन है वो है कि why was friends reluctant to go to school that day? ऐसा क्या हो गया था कि फ्रेंड्स उस दिन पहले स्कूल नहीं जाना चाहता था. तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे 3 पॉइंट्स बना सकते हैं कि फ्रेंड्स ने अपना, एक तो वो लेट था, उसने पार्टिसिपल्स का अपना होमवर्क नहीं किया था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था. और तीसरा पॉइंट है कि वो एक नेचर लवर था और इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, बहुत ही ब्राइट मॉर्निंग थी. बर्ड्स वर चिर्पिंग एंड प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. सो एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें उसको दिन को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाह रही थी और वो टेम्प्ट हो जाता है, वो ललचा जाता है उस डे को बाहर स्पेंड करने में. वो इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था. इन 3 रीजंस को आप लिख सकते हैं. आप ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी कोई लैंग्वेज भी फ्रेम कर सकते हैं. ये 3 पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड जो कहाँ था आपके टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था अल्सास डिस्ट्रिक्ट के, उसमें क्या लिखा गया था. उस बुलेटिन बोर्ड पर बर्लिन से आए ऑर्डर लिखे गए थे जिसमें ये लिखा गया था कि अल्सास लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. आज का दिन लास्ट लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज के लिए एंड हेंस फोर्थ हम जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर दी जाएगी और जर्मन लैंग्वेज ही स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है. आपका क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि स्कूल कैसे अनयूजुअल था उस दिन, और अलग एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि क्लास कैसे अलग थी उस दिन. तो यहाँ स्कूल के लिए आपको लिखना है कि जब वो स्कूल जा रहा था इट वाज अनयूजुअली साइलेंट लाइक अ संडे मॉर्निंग. वो एक संडे मॉर्निंग की तरह, वो हॉलीडे सस्पेक्ट करने लग जाता है कि कहीं आज हॉलीडे तो नहीं है. इतना स्टिल था, वहाँ पे कोई रैपिंग ऑफ द स्केल नहीं हो रहा था, डेस्क के खींचने की आवाज नहीं आ रही थी, बच्चों के चैप्टर रिपीट करने की कोई आवाज नहीं आ रही थी. तो इस वजह से स्कूल बहुत ही अनयूजुअल था उस दिन और सारे बच्चे जो है अपनी डेस्क पर बैठे हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, What changes did friends notice inside the class that day? अब क्लास के अंदर क्या क्या चीजें थी जो डिफरेंट थी, अनयूजुअल थी उस दिन. पहला, सब बच्चे अपनी बेंचेस पर बैठे हुए थे, सब शांति से बैठे हुए थे, कोई कमोशन क्लास में नहीं हो रहा था. बैक बेंचेस जो यूजुअली वैकेंट हुआ करती थी वो ऑक्यूपाइड की हुई थी विलेजर्स ने. एंड सबसे बड़ी अनयूजुअल बात थी कि एम हेमिल जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे जिनसे वो पनिशमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बहुत ही काइंड और स्वीट एम हेमिल थे उस दिन और उन्होंने उसको वेलकम किया और सीट पे आराम से बैठ जाने के लिए कहा. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमिल चेंज. ऐसा क्या हो गया था उस दिन कि एम हेमिल के लिए फ्रेंड्स की सारी फीलिंग्स चेंज हो गई थी. इनिशियली आपको सबको पता है कि फ्रेंड्स फ्रेंच टीचर को इतना पसंद नहीं करते थे, एम हेमिल को पसंद नहीं करते थे, बीइंग ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. मगर जब बर्लिन से ऑर्डर आ जाते हैं और फ्रेंड्स को ये पता लगता है कि आज लास्ट डे है एम हेमिल का, और एम हेमिल भी उस दिन इतने स्वीट नेचर्ड बंदे हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं. वो बहुत अच्छे से अपने लेसन्स को पढ़ाते हैं, वो बहुत इमोशनली चार्ज अपना लेक्चर देते हैं जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, उनके लिए फीलिंग एम हेमिल की चेंज हो जाती है. तो यही आपको चैप्टर इस क्वेश्चन में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6, What was a thunderclap for friends? थंडरक्लैप क्या होता है? एक जोर का झटका साबित हुआ फ्रेंड्स के लिए. फ्रेंड्स जब स्कूल जा रहा था उसने बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए. वो कुछ सोच तो रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ अनयूजुअल है आज के दिन में. स्कूल भी बिल्कुल अनयूजुअल था, क्लास बिल्कुल अनयूजुअल थी, मगर क्लास में बैठने के बाद जब वो नॉर्मल होता है और उसे धीरे धीरे पता लगता है सबसे कि आखिर क्या रीजन है कि बर्लिन से जो ऑर्डर आए हैं फ्रेंच आज के बाद नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन इम्पोज हो जाएगी, ये जो ऑर्डर जब फ्रेंड्स को पता लगता है, ये ऑर्डर जो है उसके लिए एक थंडर क्लैप की तरह रोल प्ले करता है. The next question is question number 7. What can be the matter now? Why do you think friends makes this comment? अब फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस एक बुलेटिन बोर्ड के लिए क्या है कि बुलेटिन बोर्ड पे जो टाउन हॉल में था हमेशा उसके लिए बैड न्यूज़ ही वहाँ पर लिखी गई है. कभी हमने
बैटल लूज कर दी, कभी टैक्स हम पे इम्पोज हो गए, कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस अथॉरिटी ने लगा दिए हैं जो अगेंस्ट सिटीजन हैं। तो ये सारी चीजें, अब तक उसका एक्सपीरियंस बैड न्यूज का था। तो जब वो गैदर्ड देखता है क्राउड को बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ, तो वो सोचता है कि भाई अब क्या हो गया, अब क्या न्यूज है। तो ये था कि वो इस चीज को बोलता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ऐसा अब क्या हो गया जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू द क्लास। उसकी जो क्लास थी उसकी बैक बेंचेस हमेशा यूजुअली जो है वो वेकेंट रहा करती थी। उस दिन कुछ विलेजर्स वहां पर आए हुए थे। वो आए थे अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए मिस्टर एम हेमल के लिए, क्योंकि एम हेमल ने 40 साल अपने फ्रेंच टीचिंग में स्कूल में दे दिए थे। तो आज क्योंकि उनका वो लास्ट डे था, तो वो अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, अपना थैंक यू बोलने के लिए वहां पर आए थे एम हेमल को। दूसरा रीजन आने का ये था कि उनकी खुद की लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका आज लास्ट डे था स्कूल टीचिंग का। तो वो अपने सेंटिमेंट्स को शो करने के लिए भी वहां पर आए थे अपनी लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, whom did M. Hamill hold responsible for the neglect of the language। ये तब क्वेश्चन अराइज होता है जब एम हेमिल रीडिंग कराते हैं क्लास में, फ्रेंड्स जो है रीड नहीं कर पाता। तो यहाँ पे एम हेमिल बहुत ही नाराज हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है इस चीज के लिए, और वो 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो नेग्लिजेंट रहे हैं क्लास में। नंबर 2 पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने बच्चों को, अपने बच्चों को स्कूल ना भेजकर अर्न करने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए मिल्स और फील्ड में भेजना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। नंबर 3 वो अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि मैंने भी बहुत लैंग्वेज टीचिंग को नेग्लेक्ट किया है। जब भी मैं चाहता था स्कूल को ऑफ दे देता था और अपने बच्चों से उन्हें पढ़ाने के बजाय उनसे अपने कुछ काम करवा लिया करता था। तो वो 3 लोगों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, What did M. Hamill tell about the importance of French language? एम हेमिल फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस जब बताने लगते हैं तो वो कैसे बताते हैं। वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, वो बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, ऐसा हर नेटिव अपनी लैंग्वेज के लिए फील करता है। वो बताते हैं कि ये लैंग्वेज हमको हमेशा सेफ गार्ड करके रखनी चाहिए, हमें कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर किसी कम्युनिटी के पास उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रख रहे हैं, रिस्पेक्ट करके रख रहे हैं, तो ये उनके अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग को अराइज करती है, जिसकी वजह से कोई उन्हें स्लेव नहीं बना पाता। जब तक वो यूनाइटेड रहेंगे, दूसरों के लिए उन्हें स्लेव बना पाना बहुत मुश्किल है। और अगर अब भी वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखें तो एक दिन बहुत जल्दी वो फ्री हो जाएंगे। तो वो बताते हैं कि द लैंग्वेज एक्ट्स एज द की टू वंस पर्सन। The next question is question number 11. Describe the end of the last lesson. जो लास्ट लेसन था उसके एंड को डिस्क्राइब करना है। द चर्च बेल स्ट्राइक्स 12। चर्च जो बेल थी वो 12 बजाने का एक जो उसका साइन है वो आवाज आती है, 12 बज जाते हैं। और प्रशियन सोल्जर्स अपने ट्रम्पेट को बजाकर ये साइन करते हैं, दिस इज ऑल, दिस इज द एंड ऑफ फ्रेंच टीचिंग नाउ, एंड नाउ ऑनवर्ड्स जर्मन विल बी टॉट। जर्मन पढ़ाई जाएगी आज के बाद। ऐसा होने के बाद जब ये साइन हो जाता है तो एम हेमिल जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनका गला चोट है, उनके गले से आवाज नहीं निकल रही है ज्यादा इमोशनल होने की वजह से। वो खड़े होके विव ला फ्रांस बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड पर लिखते हैं, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो अपने हाथों से ही जेस्चर करते हैं कि नाउ द क्लास इज ओवर। टाइटल, इसका मतलब है क्वेश्चन का कि इस चैप्टर का नाम, इस जो कहानी का नाम है द लास्ट लेसन रखा गया है, क्या ये एक एप्ट टाइटल है? आपको इसे जस्टिफाई करना है। ये बिल्कुल ही एप्ट नाम है, इस टाइटल है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि सारी चीजें जो रिवॉल्व हो रही हैं, जो पूरी कहानी बन के आ रही है, वो सारी इस टाइटल पर ही है। वो लास्ट लेसन ही होता है फ्रेंच लैंग्वेज, लास्ट लेसन के बारे में ही सारी बातें हो रही हैं, तो बिल्कुल सही टाइटल दिया गया है। डिस्क्राइब द प्लॉट ऑफ द चैप्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाता है, क्योंकि इस प्लॉट के ऊपर ही सारा का सारा चैप्टर डिपेंड करता है। ये चैप्टर जो है उसका प्लॉट एक वॉर है। वॉर किस किस के बीच में? फ्रांस के और प्रशिया के बीच में वॉर हो रही है, जिसमें फ्रांस हार जाता है और अल्सास लॉरेन नाम की दोनों फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो है प्रशियन हैंड्स में चली जाती हैं। और इस वजह से वो उनकी लैंग्वेज को लेकर
फ्रेंच लैंग्वेज को हटा के और अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा आसान तरीका है किसी को कमजोर बनाने का, उसकी लैंग्वेज ले ली जाए। चलिए अब आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक चाउनिज्म, हाउ इज द लेसन एन एग्जांपल ऑफ इट। इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त जो यूनिवर्सल एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं और उसमें फिर लेसन का भी कंटेक्स्ट इसमें मांगा जाता है, तो आप ध्यान रखें कि तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह उसके मीनिंग को और उसकी प्रेजेंट कंडीशन को बताएं कि वो टॉपिक है क्या। और सेकंड पैराग्राफ में आप इसमें टेक्स्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने चैप्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे चाउनिज्म पूछा गया है। चाउनिज्म को मैं अपने एक्सप्लेनेशन वाले सेशन में भी बहुत डिटेल बता चुकी हूँ, लेट्स डू इट अगेन। चाउनिज्म का मतलब होता है कि जब एक स्ट्रॉन्गर सेक्शन एक वीकर सेक्शन को सप्रेस करता है या उसे डोमिनेट करता है, उस कंडीशन को चाउनिज्म कहते हैं। यहाँ पे रिलीजियस चाउनिज्म भी हो सकता है, कास्ट चाउनिज्म भी हो सकता है, जेंडर चाउनिज्म भी हो सकता है, और यहाँ पे हम लिंग्विस्टिक चाउनिज्म देखते हैं। जब लिंग्विस्टिक चाउनिज्म की हम बात करते हैं, इट मीन्स द डोमिनेशन थ्रू अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को बोलने वाला एक सेक्शन जब स्ट्रांग हो जाता है तो वीकर सेक्शन जो एक दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है वो उसे पूरी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो लिंग्विस्टिक चाउनिज्म उसी का एग्जाम्पल है। सेकेंड पैराग्राफ में हमने यहाँ पर देखा है कि कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टेक्स्ट से इसका कंटेक्स्ट, एज वी हैव रेड इन द चैप्टर, प्रशिया हैड डिफीटेड फ्रांस एंड engulfed two states of France, Alsace and Lorraine, but it could not ruin the determination of the people living there, and to do so it took the help of linguistic Chauvinism. वो पूरी तरह से उन डिस्ट्रिक्ट को अपने में मिलाने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज लगी कि इनकी सबसे पहले लैंग्वेज ले लो, किसी को कमजोर करना हो तो उनकी लैंग्वेज उनसे छीन लो, तो यही उन्होंने किया, सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज को छीनकर अपनी जर्मन वहां पे इम्पोज कर दी। तो प्रशिया मेड इट कंपल्सरी फॉर ऑल द स्कूल्स। क्या ऑर्डर आए थे कि भाई आज जो है फ्रेंच का लास्ट डे है स्कूल टीचिंग का, आज के बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से लिंग्विस्टिक चाउनिज्म वहां पे चैप्टर में निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट ऑल डिड एम हेमिल टीच दैट डे। एम हेमिल ने उस दिन क्या क्या चीजें पढ़ाई थी? उन्होंने 6 चीजें पढ़ाई थी, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच पढ़ाई थी, आप इसको डिटेल लिख लीजिएगा, मैंने केवल आंसर हिंट्स दिए हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच में उन्होंने बताया है कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, ये हमेशा सेफ गार्ड करके रखनी चाहिए हमें लैंग्वेज, और ये की टू वंस पर्सन है। सेकेंड पॉइंट पे वो पढ़ाते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच, हाउ इट वॉज ओरिजिनेटेड। थर्ड वो ग्रामर पढ़ाते हैं, वो सब कुछ एक साथ सिखाना चाहते हैं और बहुत अच्छी तरह से सब सीखते भी हैं। वो रीडिंग पढ़ाते हैं, जिसमें फ्रेंड्स पढ़ नहीं पाता वो कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। राइटिंग देते हैं, वो राइटिंग में उन्होंने कॉपीज बच्चों के लिए लाए हुए थे, वो सबको कॉपीज देते हैं जिसमें फ्रेंच और अल्सास लिखा हुआ था, जो बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ था, वो फ्लैग की तरह ब्यूटीफुल लग रहे थे वर्ड्स। और वहाँ पे कोई भी ये काम करते हुए, मतलब अपना राइटिंग लिखते हुए कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, एवरीबडी वाज वेरी वेरी मच अटेंटिव। वो फिर बाबे भी लेसन्स चिल्ड्रन के पढ़ाते हैं, बाबे भी लेसन्स जैसे हमारे ABCD होते हैं उस तरह से फ्रेंच में बाबे भी लेसन्स होते हैं, उसके बाद वो पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमिल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 और 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। हमारे मेन जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे एम हेमिल और फ्रेंड्स, इन दोनों का ही कैरेक्टर स्केच, जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से कवर किया था। एक बार और मैं बता देती हूँ आपको कि ये आंसर हिंट्स ही है केवल। ये पैराग्राफ 1 में आपको बताना है कि एम हेमिल के बारे में कि वो किस तरह के फ्रेंच टीचर थे, और वो सिंबलाइज करते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रांस को। बाद में कैसे वो जो है उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है वो कैसे ट्रुथफुल होते हैं, कैसे वो एम्फसाइज करते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 2 में आप बताइएगा कि एम हेमिल बिफोर द ऑर्डर्स कैसे थे। पैराग्राफ 3 में आपको बताना है वो आफ्टर द ऑर्डर्स कैसे थे। बिफोर द ऑर्डर वो नेग्लिजेंट थे, स्ट्रिक्ट थे, केयरलेस थे, और ऑर्डर आने के बाद वो एक सॉफ्ट टीचर बन जाते हैं, काइंड हार्टेड बन जाते हैं, ट्रुथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, पेट्रियट हैं, बहुत इमोशनली वो चार्ज्ड दिखते हैं, अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था ग्रामर को उस दिन, न्यू हाउ टू टीच, और वो पैथोस क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि वो अराइज कर पाते हैं लोगों के अंदर इमोशंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स अगेन इन 3 पैराग्राफ। आप पहले बताइएगा फ्रेंड्स हैं कौन और वो क्या सिंबलाइज करते हैं। वो एंटायर स्लम्बर फ्रांस को सिंबलाइज करते हैं। आप बताइएगा कि वो बच्चा पुअर भी है, पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और सोया हुआ फ्रांस है जिससे जो पूरी तरह से नेग्लेक्ट करके चलता है अपनी स्टडीज को, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, तो वो सिंबलाइज कर रहा है स्लम्बर फ्रांस को। पैराग्राफ नंबर 2 में आप बताइएगा बिफोर द ऑर्डर फ्रेंड्स कैसे थे। हैप्पी गो लकी, बहुत मनमौजी लड़का जो नेचर लवर है, कैसे जो है स्पेंड करना चाहता है अपने दिन को बाहर। पुअर है, नेग्लेक्ट स्टडी करता है। थर्ड पैराग्राफ में आप बताइएगा आफ्टर द ऑर्डर उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन किए हुए हैं। Question number 5, which is the last question here in the session. Language is the key to one's present comment. आपको बस ये बताना है कि language is the key to one's present. आपको इस चीज को कमेंट करना है। ये अगेन एक यूनिवर्सल टॉपिक है जिसको हमें जो है एक्सप्रेस करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर करते हुए ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इसको यूनिवर्सली बताइएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक एंड हाउ इट हैज इम्पैक्टेड पीपल, और किस तरह से ये लोगों के अंदर जो प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसकी और लोगों को कैसे ये अफेक्ट करता है। सेकेंड पैराग्राफ में आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से जो द लास्ट लेसन चैप्टर है उसमें ये चीज निकल के सामने आई है, कैसे लोगों ने जब अपनी लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया तो वो किसी के स्लेव बन गए, और अगर उन्हें इस स्लेवरी से बाहर निकलना है, खुद की कंट्री में वापस जाना है, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को वापस पाना है, तो उन्हें अपनी लैंग्वेज को जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना होगा। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 सेशंस। हम एक्सप्लेनेशन का सेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियोस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर बटन ज़रूर दबाइएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है या चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेरी है, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ do subscribe the channel and share it with your friends. Thank you so much.